नेपाल की पहाड़ियों और बिहार की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 से 13 साल का वह लड़का, जिसका नाम दिल बहादुर था। उसके पिता युद्ध में शहीद हो चुके थे। माँ सख्त थी क्योंकि पूरे घर बहादुर का मन घर के कामकाज में कम और प्रकृति की गोद में ज्यादा लगता था। वह कभी पहाड़ों की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी चिड़ियों के घोंसलों से अंडे निकालता। उसकी माँ, जो एक विधवा थी, सारा दिन मेहनत करती और बहादुर के इस नकारा आदतों से परेशान रहती थी। अरे ओ कलुआ, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा बाप मर गया। मैं दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती हूँ और तू यहाँ भैंस को चरा के ला। अगर शाम तक यह भूखी रही तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। बहादुर भैंस लेकर जंगल चला गया। भैंस जिद्दी थी, वह बार बार झाड़ियों की ओर भागती। बहादुर को गुस्सा आ गया। उसने एक मोटा डंडा उठाया। तुझे भी माँ की तरह मुझे सताना है, ले अब मार खा। उसने बेतहाशा भैंस को पीटा। भैंस दर्द से कराह उठी और घर की तरफ भागी। जब माँ ने भैंस के बदन पर डंडे के निशान देखे तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच। तो इस बेजुबान को मारा है तूने? जितना तूने इसे मारा है उससे दुगुना आज मैं तुझे मारूंगी। माँ ने बहादुर को तब तक पीटा जब तक वह अधमरा नहीं हो गया। उस रात बहादुर घर नहीं गया। उसने रात एक पेड़ के नीचे काटी। सुबह उसे लगा कि इस घर में अब उसका कोई नहीं है। उसने चुपचाप घी की हंडिया से 2 रुपए निकाले और घर से स्टेशन की ओर भाग गया। लेखक के साले साहब बहादुर को स्टेशन पर बदहवास हालत में पाता है और उसे अपने साथ लेखक के घर ले आता है। लेखक की पत्नी निर्मला और बेटा किशोर घर में सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। लीजिए दीदी, आपके लिए एक शानदार नौकर ढूंढ लाया हूँ। पहाड़ी लड़का है, बड़ा मेहनती मालूम पड़ता है। उसे देखकर निर्मला मुस्कुराते हुए बोली, देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना। यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। बस पड़ोसियों के बहकावे में मत आना। हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी और अच्छे से रखेंगे भी। इसका नाम दिल बहादुर है, पर हम इसे सिर्फ बहादुर कहेंगे। दिल हटाने से अपनापन ज्यादा लगता है। बहादुर खुश था। उसे लगा उसे नया परिवार मिल गया। देख बहादुर, यह तेरा घर है। यहाँ तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। बस चोरी चकारी मत करना और सफाई का ध्यान रखना। तू हमारे किशोर जैसा ही है। बहादुर मुस्कुराते हुए बोला, जी माताजी, मैं बहुत काम करूँगा। शुरुआत के दिन उत्सव जैसे थे। बहादुर घर का रोबोट बन गया। सुबह 4 बजे उठकर चाय बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, वह हर काम में बिजली जैसी फुर्ती दिखाता। सब उसे बहुत पसंद करते थे। रात को जब सब में अपनी फटी दरी बिछाता, वह अपनी जेब से अपनी जमा पूंजी निकालता। सफेद पत्थर के टुकड़े, ताश की गड्डी, कुछ गोलियां और एक पुराना रुमाल। वह अपनी पहाड़ी भाषा में धीमे स्वर में गाता। उन गीतों में उसकी माँ के लिए याद भी थी और नफरत भी। उसके गीत सबको बहुत पसंद आते, मानो कोई कोयल बोल रही हो। लगभग 3 साल बाद वक्त बीतता है। अब घर के लोग बहादुर को इंसान नहीं, एक मशीन समझने लगे हैं। लेखक का बड़ा बेटा, बहादुर ओ उल्लू के पट्टे, मेरे जूते पॉलिश क्यों नहीं किए? भैया, बाबूजी ने बाजार भेज दिया था तो वक्त नहीं मिला। जबान लड़ाता है, नौकर की औकात में रह। कल से अगर काम में देरी हुई तो तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। निर्मला अब बहादुर का पक्ष नहीं लेती। वह दूर खड़ी देखती रहती है। निर्मला मन ही मन कहती है, हाँ, नौकरों को ज्यादा सिर चढ़ाना ठीक नहीं। डरेंगे तभी काम करेंगे। एक दिन निर्मला अपने पड़ोसी के घर गई। ज्यादा छूट मत दिया करो, वरना ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। तुम मालकिन हो घर की, तुम उसके लिए रोटी मत बनाया करो। उसको बोलो कि वह अपनी रोटी खुद बनाए। ये बात निर्मला के सिर में घूमने लगी। एक शाम निर्मला थकी हुई है। वह बहादुर को अपनी रोटी खुद बनाने का आदेश देती है। सुन, अब से मैं तेरे लिए रोटियां नहीं बनाऊंगी। तू अपना खाना खुद बना। और हाँ, अब से दूध भी बंद है। बहादुर की आंखों में सन्नाटा पसर जाता है। वह भूखा सो जाता है, पर अपनी स्वाभिमानी रूह को रोने नहीं देता। घर में मेहमानों की आगामी होती है। लेखक के साले साहब की पत्नी और उनके बच्चीन और मिठाइयाँ सजी हैं। बहादुर किचन से चाय के कप ला रहा है। वह अपनी आदत के अनुसार थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर अब उसकी आंखों में वह पहले वाली चमक नहीं है। रिश्तेदार की पत्नी निर्मला की ओर देखते हुए बोली, वाह बहन,
तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। इतना फुर्तीला नौकर मिला है, हमारे तो नसीब ही फूटे हैं, नहीं मिलता। सब के सब चोर और कामचोर भरे पड़े हैं। निर्मला थोड़ा इतराते हुए बोली। हाँ बहन, लड़का बहुत काम का है, पर क्या बताऊं, अब इसके भी नखरे बढ़ गए हैं। इसे भी अब थोड़ा डंडा देकर रखना पड़ता है। रिश्तेदार की पत्नी देखती है कि बहादुर बार बार अंदर बाहर आ रहा है। उनके मन में एक विचार आता है। कुछ ऐसा किया जाए कि निर्मला का यह घमंड टूटे। अचानक घर में सन्नाटा छा जाता है। रिश्तेदार की पत्नी अपना छोटा सा बटुआ खोलती है और घबरा कर चिल्लाती है। अरे मेरे 11 रुपए कहाँ गए? निर्मला, निर्मला देखो जरा, मैंने यहीं बेड की चादर के नीचे दबा कर रखे थे। यहाँ कौन आया था? निर्मला भागती हुई आती है। बहन, यहाँ तो सिर्फ घर के लोग ही हैं और ये बहादुर है। रिश्तेदार की पत्नी बहादुर की ओर इशारा करते हुए बोली। मैंने देखा था जब मैं समोसे खा रही थी, ये लड़का बार बार इधर ही देख रहा था। इसकी आंखों में ही खोट है। 11 रुपए कोई कम नहीं होते, बड़ी मेहनत की कमाई है मेरी। लेखक, जो अब तक चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे, कमरे में आते हैं। उन्हें पता है कि बहादुर ईमानदार है, पर मेहमानों के सामने अपनी साख बचाने का दबाव उन पर भारी पड़ता है। लेखक गंभीर स्वर में बोले। बहादुर इधर आ। बहादुर, जिसके हाथ में चाय का खाली ट्रे है, कांपते हुए पास आता है। जी बाबूजी। क्या तूने इन माताजी के पैसे उठाए हैं? सच बोल दे, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। बहादुर रोते हुए बोला। नहीं बाबूजी, मैंने तो पैसे देखे भी नहीं, मैं तो बस चाय देने आया था। रिश्तेदार की पत्नी आग में घी डालते हुए बोली। अरे ये नौकर ऐसे ही होते हैं, शुरू में देवता बनते हैं और फिर घर साफ कर देते हैं। निर्मला, तुम्हें तो पता ही नहीं चला होगा, इसने धीरे धीरे न जाने कितना उड़ाया होगा। निर्मला, जो अब तक बहादुर को अपना बेटा कहती थी, अपनी शरीफ सहेली के सामने शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसे लगा कि बहादुर की इस कथित चोरी ने उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी है। निर्मला बहादुर से गुस्से में बोली। बोलता है कि नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहादुर जमीन पर गिर पड़ता है। किशोर भी वहाँ आता है और उसे ठोकर मारते हुए बोलता है। हरामखोर, हम तुझे खाने को देते हैं, सर पर बिठाते हैं, और तू हमारे ही रिश्तेदारों की जेब काटता है। निकाल पैसे। लेखक ने अब तक बहादुर पर कभी हाथ नहीं उठाया था, पर उस दिन अपनी मध्यम वर्गीय मर्यादा को बचाने के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया और जोर का तमाचा बहादुर के चेहरे पर जड़ दिया। बहादुर के गाल पर पड़ा वह तमाचा उस विश्वास पर तमाचा था जिसे वह 3 साल से पाल रहा था। बाबूजी, माँ की कसम मैंने नहीं लिए। रिश्तेदार की पत्नी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब निर्मला को समझ आएगा कि नौकर पालना कोई सुख की बात नहीं। पूरी शाम बहादुर को एक कोने में बिठाकर रखा गया। उसे खाना नहीं दिया गया। सबने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अपराधी हो। रिश्तेदार की पत्नी ने अंत में कह दिया। चलो छोड़ो निर्मला, गरीब लड़का है, शायद इसकी नीयत डोल गई होगी। अब तो पैसे मिल नहीं रहे, पर याद रखना, नौकर कभी अपना नहीं होता। अगली सुबह जब निर्मला उठी तो घर में कोई हलचल नहीं थी। न चाय बनी थी, न आंगन बाहर आ गया था। उसने देखा कि बहादुर का कमरा खाली है। लेखक ऑफिस से लौटकर आया। निर्मला। बहादुर कहाँ है निर्मला? फपक कर रोते वह चला गया, पर अफसोस ये है कि वह अपना कुछ भी लेकर नहीं गया। अपनी तनख्वाह के पैसे, अपने जूते, अपनी रूमाल और अपनी ताश की गड्डी सब यहीं छोड़ गया। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने उसे बहुत मारा था। मुझे उसकी याद हंसकर कर देता था। तभी पता चला कि रिश्तेदार की पत्नी के पास पैसे कभी थे ही नहीं। वे बस अपनी शान दिखाने के लिए झूठ बोल रही थी। लेखक खिड़की के पास खड़े होकर बाहर अंधेरे में देखने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक नौकर नहीं, बल्कि एक मासूम रूह को खो दिया है। बहादुर की वह हंसी जो घर के हर कोने में गूंजती थी, अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी।